Good morning, boys and girls. In the previous lecture, we discussed present simple tense, and today we will try to see present continuous tense, its formation and usage. Now, first of all, see these sentences that are displayed on your screen. She is singing now. She is singing a song now. The boys are playing hockey. The boys are playing hockey. Now see the formation. By formation, I simply mean, how to construct affirmative sentences, how we are able to construct negative sentences in present continuous tense. And when you combine affirmative sentences and negative sentences together, you have one more quality of sentence, what is called assertive sentences. And then normally we are concerned with interrogative sentences, and then we will talk about negative interrogative sentences. Let us try to see first affirmative sentences. Affirmative sentence number first. You have subject first, and then you have certain auxiliaries, am, is, and are, which are considered to be primary verbs at the same time. If you remember, while discussing units of grammar and the formation, and where I have discussed primary verbs, there I told you that am, is, and are basically the forms of be verb in the present, and then in the past it is considered to be was and were, and then you have, at ing form you have being, and then you have been. But what is important to learn, they are sometimes used as man verbs. These auxiliaries are sometimes used as man verbs. When they are used as man verbs, at that time the function is a little bit different. But in present continuous tenses, what happens? They are always used as auxiliary verbs. You understand? I simply mean, जिस वक्त हम इनको देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, यहाँ पर इनकी जो शक्ल है एम, इज़, आर, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर इस्तेमाल होते हैं. ऑक्सिलरी से मेरा मतलब है जिनको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और प्लस इसमें V4 फॉर्म यूज़ होती है. V4 फॉर्म से मतलब हमारा प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब है एंग फॉर्म, जिसके बारे में मैंने काफ़ी बात करी है. तो इसका मतलब है ये कि जिस वक्त आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बनाएंगे और एफर्मेटिव सेंटेंस को स्पेसिफिकली बनाएंगे, आपके पास पहले सब्जेक्ट होगा. सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि ऑक्सिलरीज में कौन सी लगती है, एम लगेगी, इज़ लगेगी, आर लगेगी. ठीक है, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा. और इसके बाद हम इंग फॉर्म यूज़ करते हैं, दैट रिमेंस अनचेंज, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. और प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो हमारा कंस्ट्रक्ट होगा वो यूज़ होगा. ठीक है, जैसे आप जिस वक्त आप सेंटेंस फर्स्ट को देखते हैं, इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं. शी इज़ सिंगिंग इन द रूम. शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ इज़ वाली ऑक्सिलरी यूज़ हुई, और सिंगिंग जो होगा V4 फॉर्म होगा, और प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. और प्लस इन द रूम इट इज़ कंसिडर्ड टू बी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. Sometimes you have objective case, and sometimes it is not necessary at all. You can have complements, or you can have certain phrases that completes the sentence. Okay, तो ये कंस्ट्रक्शन बनेगी जिसको आप एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे. एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीक़ेकार यही है. अब देखो, जिसको हम इसको नेगेट करेंगे, जिसको हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो बहुत आसान है. आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट ऑक्सिलरी के साथ नॉट का लफ्ज़ लगाना है. अगर आप इसी सेंटेंस को लेंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, शी इज़ नॉट सिंगिंग इन द रूम. ठीक है, ये नेगेटिव बन जाएगा. लेकिन हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ही देते हैं, द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग हॉकी. आप
नंबर 2 पे देखिए नीचे, द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग हॉकी, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। द बॉयज़ आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, और इसके साथ हमने आर की ऑक्सिलरी का यूज़ किया, और इसी के साथ नॉट भी यूज़ हुआ, क्योंकि ऑक्सिलरी के साथ हमेशा नॉट यूज़ होता है। और फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हाट इज़ कॉल्ड प्लेइंग इन द सेंटेंस, और फिर हॉकी दैट इज कंसिडर्ड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो नेगेटिव ऐसे बनेगा। जिस किताब इसका इंट्रागेटिव बनाएंगे, इंट्रागेटिव के लिए भी बहुत ही आसान तरीकाकार है कि हम पहले ऑक्सिलरीज को ले लेंगे। एम इज़ एंड आर को पहले लिया जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम वी फोर या इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे, और इसके बाद जो सेंटेंस होगा उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट यूज़ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखें, आप पार्ट 3 पर जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, और द बॉयज़ प्लेइंग हॉकी, और द बॉयज़, द बॉयज़ चूँकि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है इस वजह से आर का यूज़ हुआ, और प्लेइंग आपका प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वी फोर इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से जो कंस्ट्रक्शन बनेगी वो बनेगी और द बॉयज़ प्लेइंग हॉकी। यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। ऐसे जिसको हम आगे और बढ़ते हैं, हमें पता चलता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा, इसी ऑक्सिलरी के साथ दोबारा हम यूज़ करेंगे, या इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। एम नॉट, यू नो, एम नॉट आई, फॉर एग्जांपल, इज़ नॉट ही, और इज़ नॉट शी, और नॉट यू, यू अंडरस्टैंड। तो ये लफ्ज़ ऐसे यूज़ होंगे, प्लस सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर इसका वी फोर यूज़ होगा, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, आंट द बॉयज़ प्लेइंग हॉकी, ज़्यादा अच्छा है कि जिसको आप इसको एम नॉट या इज़ नॉट या आर नॉट की जगह इसका कंट्रैक्शन यूज़ करेंगे, कंट्रैक्टेड फॉर्म, और व्हाट इज़ कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म, राइट। जैसे आंट, जैसे इज़ंट, ऐसे यूज़ किया जाएगा तो ज़्यादा ठीक दिखेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ सेंटेंस जो नीचे दिया हुआ है आपको, वो आंट द बॉयज़ प्लेइंग हॉकी, या तो ऐसे बनेगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और इसके लिए दूसरा तरीक़ाकार ये है कि हम पहले ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करते हैं, प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर वी फोर यूज़ होगा, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ होगा। जैसे जिस वक्त आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो ऐसे बनेगा, और द बॉयज़ नॉट प्लेइंग हॉकी, और द बॉयज़ नॉट प्लेइंग हॉकी, तो ये भी परमिजिबल है। इसमें हमने और लिया, फिर द सब्जेक्ट द बॉयज़ लिया, और उसके बाद आप देखिए नॉट का यूज़ हुआ, फिर आपका वी फोर यूज़ होता है, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, aren't द बॉयज़ प्लेइंग हॉकी, और द बॉयज़ नॉट प्लेइंग हॉकी, बोथ आर परमिजिबल, ऐसे बनेगा हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। एंड आई बिलीव अगर आप हल्की सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि जो फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस आई मीन प्रेजेंट कंटिन्यूस का, वो एक हल्की सी प्रैक्टिस से बिल्कुल आप इसको अच्छी तरीके से ग्रास्प कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो रही बात फॉर्मेशन की। अब देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू जिसमें कभी कभार कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं बच्चे भी, और स्पेसिफ़िकली चूँकि मैं इसको बच्चों से ही बात करूँगा, तो इसमें यूजेज जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए आपके पास ये सेंटेंसेस दोबारा मैं लाया, ये सेंटेंस, शी इज़ सिंगिंग नाउ, पहला सेंटेंस, द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी। जिस वक्त आप इनको देखते हैं, शी इज़ सिंगिंग नाउ, द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी, दोनों सेंटेंसेस को जिस वक्त हम देखते हैं अलहदा अलहदा इंडिविजुअली, तो हमें पता चलता है कि एक्शन जो है दैट इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे मैंने यहाँ नीचे आपको दिया है, इट इज़ सिंपली फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ, ठीक है। वो इस वक्त गा रही है, क्या गा रही है, गाना गा रही है, शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ, राइट। द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी, लड़के जो हैं वो हॉकी खेल रहे हैं। जिस वक्त आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं आपको पता चलता है दैट द एक्शन इज़ गोइंग ऑन
at the time, at the moment or at the time of speaking. अंडरस्टैंड? तो इस वजह से ये इसके यूजेज में आपने ध्यान रखना है कि बुनियादी तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है ये सेंटेंस इसी शक्ल के लिए बना हुआ है। जिस वक्त हमें पता चलता है कि एक्शन बुनियादी तौर क्या है, इट इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, राइट। कोई बच्चा लिख रहा है, वो लेटर लिख रहा है, लेट अस सपोज, तो हम क्या लिखेंगे, द बॉय इज राइटिंग ए लेटर, यू नो, इस वक्त ये एक्शन चल रही है, द बॉय इज राइटिंग ए लेटर, राइट। एक तो ये जगह है जहाँ पर हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। और फिर देखिए दूसरी चीज़, यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट मामला है यहाँ पर, आई एम रीडिंग सन्स एंड लवर्स, और ब्रैकेट में मैंने लिखा आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट, क्योंकि आजकल जिस किताब का मैं मुताला कर रहा हूँ वो है सन्स एंड लवर्स। सन्स एंड लवर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, D.H. लॉरेंस की एक नावल है, ज़बरदस्त किस्म की नावल, जहाँ पे हमें पता चलता है कि D.H. लॉरेंस किस टाइप का राइटर है, ए वेरी बोल्ड, ए वेरी ब्रेव एंड एनर्जेटिक राइटर। एंड यू नो ज़िंदगी में कभी आपको मौका मिले तो इस किताब के इस नावल को देखने की ज़रूरत है, सन्स एंड लवर्स को। अब देखें आप, आइडिया ये है आई एम रीडिंग सन्स एंड लवर्स, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ, इस वक्त मतलब ये है कि एट द मोमेंट तो मैं नहीं पढ़ता, लेकिन मेरे मुताला में आजकल जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ वो मैं यही पढ़ रहा हूँ, सन्स एंड लवर्स, राइट। इन अदर वर्ड्स ये एक तरीके की टेम्पररी एक्शन होगी जो एक्चुअली समझिए आप एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं नहीं पढ़ रहा हूँ ये किताब, लेकिन ये टेम्पररी एक्शन क्यों होगी? क्योंकि ये मेरे मुताला में है, आज जो किताब मैं देख रहा हूँ वो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, आई एम रीडिंग सन्स एंड लवर्स। और यहाँ पे देखिए जो चीज़ हमने बोल्ड की है आपके लिए, that is highlighted for a temporary action which may not be actually happening at the time of speaking, right? The action is not basically happening at the time of speaking, but the action is actually a temporary one, ठीक है। temporary action है, at the time of speaking available नहीं है, तो इस जगह हम present continuous का यूज़ करते हैं या present progressive का यूज़ करते हैं, ये आपके ध्यान में रहनी चाहिए ये बात, ठीक है। उसका मतलब आपने दो चीज़ें समझ ली, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो सिचुएशन होगी उसमें, और हम इसको यूज़ करते हैं टेम्प्ररी एक्शन के लिए। हाँ, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ऐसा हो सकता है कि एक्शन जो है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ऐसी वो हालत ना हो, लेकिन हम इसको उस टेम्प्ररी एक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस, आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, माई अंकल इज़ अराइविंग टुमारो। अब देखिए ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वो जगह है जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जहाँ पे बच्चों को जिसको टेंस पूछा जाता है या टेंस के हवाले से जो एक्सरसाइज आपके एग्ज़ाम में आती है, यहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। क्या आइडिया है आई एम गोइंग टू दी सिनेमा टुनाइट? बुनियादी तौर जो हमारे प्लान में हो, जो काम हमने फ्यूचर में करना है लेकिन हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, उस फ्यूचर को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस से बनाते हैं। सिनेमा में आज जो फिल्म चल रही है उसका हमने 2 दिन पहले डिसाइड किया था कि हम उसको देखेंगे आज रात, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ, आई एम गोइंग टू दी सिनेमा टुनाइट, ठीक है। तो जब आपके पास पूरा प्लान हो, प्लान के लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं, जैसे आपके पास टुनाइट है या दूसरे सेंटेंस में आपके पास टुमारो है, राइट। जिसको ये एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ हो और आपका प्लान ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपका काम डिसाइडेड है, आपका इशू डिसाइडेड है, उस फ्यूचर को हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ, ठीक है। सपोज़
आपने मंडे के दिन श्रीनगर जाना है और श्रीनगर जाके पेशेंट की इयादत करनी है, या आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि मैं पेशेंट को देखने के लिए मंडे के दिन श्रीनगर जाऊंगा, तो आपका सेंटेंस अब फ्यूचर जो बनेगा वो विल या शल के साथ नहीं बनेगा। आपका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, आई एम गोइंग टू द श्रीनगर, आई एम गोइंग टू श्रीनगर, आई एम गोइंग टू श्रीनगर ऑन मंडे। वाई आई एम गोइंग टू श्रीनगर ऑन मंडे? इन ऑर्डर टू सी माई पेशेंट, जो आपका पेशेंट वहाँ पे होगा किसी हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये वो जगह है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आई एम गोइंग टू दी सिनेमा टू नाइट, ऑलरेडी डिसाइडेड है आपकी कोई ज़बरदस्त मूवी का आपने ऑलरेडी तहैया कर रखा है कि उसको हम सिनेमा में देखेंगे, तो टू नाइट की वजह से हमें पता चलता है कि आपके प्लान में है, तब ये जो फ्यूचर सेंटेंस आपको बनेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस से बनेगा। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, माई अंकल इज़ अराइविंग टमारो। अंकल आ रहा है, लेट अस सपोज फ्रॉम अब्रॉड, और वो कल पहुंचने वाला है, ठीक है। कल पहुंचने वाला है वो एयरपोर्ट, या कल पहुंचने वाला वो घर में। तो ये जो शक्ल सूरत बनेगी वो यही बनेगी कि आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यू से बनाएंगे। माई अंकल इज़ अराइविंग टमारो। यू अंडरस्टैंड? आई थिंक ये दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए और एक एरिया जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अब देखिए पहले ये जो हमने हाईलाइट किया है आपको रिफ़्रेश करने के लिए और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज्ड, एक एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, एक्शन होने वाले का आप नियर फ्यूचर में, उसके लिए आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, राइट। आपको फॉर्मेशन से ज़्यादा यूजेज के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए हमने कुछ नोट लिखे हैं। पहला, आई हैव मैंशनड इन द प्रीवियस लेक्चर, पहले वाले में जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल की बात की थी, दैट द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड फॉर हैबिचुअल एंड रूटीन एक्शन, ठीक है। जो हैबिट्स हैं हमारे, रूटीन में हम कोई काम कर रहे हैं उसके लिए हम हमेशा से प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। However, when the reference is to a particularly obstinate habit, something which persists, for example, in spite of advice or warning, we use present continuous tense with an adverb, जिनमें हम adverb यूज़ करते हैं always, continually and what is called constantly, ठीक है। ये यूज़ होता है, जैसे यहाँ पर फॉर इंस्टेंस आपके लिए एग्जांपल एक है, माई डॉग इज़ वेरी सिली, ठीक है। माई डॉग इज़ वेरी सिली, ही इज़ ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द रोड, ही इज़ ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द रोड, हर हमेशा वो दौड़ता है कहाँ की तरफ? इनटू द रोड। सी अनदर वन, द फॉलोइंग वर्ब्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग और नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूस फॉर्म। ये जगह आप जहन में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। द फॉलोइंग वर्ब्स जो नीचे दिए गए हैं, ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग, ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग, ओके, और नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म, ठीक है। इनके साथ हम एंग नहीं लगाते, हाँ हम इनके साथ एंग लगा सकते हैं, लेकिन उस वक्त लगाएंगे जब ये एक्शन वर्ब यूज़ होंगे, ठीक है जी। यहाँ पर ये जो शक्ल इनकी है ये नॉन एक्शन वर्ब है, लिहाजा हम इनके साथ एंग फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें 3-4 कैटेगरी के वर्ब आते हैं। पहले देखें आप, पहले आपके पास वर्ब ऑफ परसेप्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ब, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जिनको हम एंग फॉर्म यूज़ नहीं करते। सी है, हियर है, स्मेल है, नोट्स है, रिकॉग्नाइज, ठीक है। ये जो हैं ये लफ्ज़, ये अल्फाज, इनके साथ हम एंग फॉर्म का यूज़ नहीं करते, ठीक है। या आप ऐसे समझिए, आप जिनको आप सेंस परसेप्शन भी बोल सकते हैं, इनके साथ हम एंग का फॉर्म यूज़ नहीं करते। सीइंग नहीं कह सकते, हियरिंग यूज़ नहीं करते ज़्यादा, स्मेलिंग नहीं करते, आई एम स्मेलिंग समथिंग, अल्फाज सेंटेंस दुरुस्त नहीं है, ठीक है। नोटिस है, रिकॉग्नाइज। अब देखो दूसरी चीज़,
वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग हमने लिखा ताकि आपकी यादाश्त के लिए आसान हो जाए। अपीयरिंग नहीं लिखते हम, looking, seeming, right? We use instead of all these appear, look, see, seem, right? Verbs of emotion, इनके साथ भी हम इनका यूज़ नहीं करते, इमोशन वाले वर्ब। वांटिंग, आई एम वांटिंग ए टी, ए कप ऑफ टी, गलत है। हम सिंपली लिखें आई वांट ए कप ऑफ टी, राइट। आई वांट टू बनानास, हम ऐसा नहीं कहेंगे आई एम वांटिंग टू बनानास, यू अंडरस्टैंड। विश है आपके पास, डिज़ायर है, फील है, लाइक है, लव है, हेट है, होप, रिफ्यूज़, प्रेफर, इनके साथ हम इनका यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये वर्ब्स जो हैं ये वर्ब्स ऑफ इमोशन। अब देखिए और एक क्वालिटी ऑफ वर्ब, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में थिंक लफ्ज़ जो है, सपोज है, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, forget, know, understand, imagine, mean, mind, इन सभी के साथ हम इन फॉर्म का यूज़ नहीं करते। क्यों? इस वजह से नहीं करते क्योंकि ये सेंटेंसेस में एज नॉन एक्शन वर्ब यूज़ होते हैं। जिस वक्त ये एक्शन वर्ब यूज़ होंगे उस टाइम हम इनके साथ एंग फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। देयर आर सर्टन एग्जाम्पल्स, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज। देखिए अनएक्सेप्टेबल क्या हैं और एक्सेप्टेबल क्या चीज़ें हैं। दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सॉर, टेस्टिंग लफ्ज़ हम नहीं यूज़ करते। हाँ, इंस्टेड ऑफ दिस जो करेक्ट कंस्ट्रक्शन होगी वो ये होगी, दीज ग्रेप्स टेस्ट सॉर, ठीक है, ये बनेगा करेक्ट वन। अब देखिए आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग। इस सेंटेंस को जिस वक्त हम दुरुस्त करेंगे हम लिखेंगे आई थिंक यू आर रॉन्ग, आई थिंक यू आर रॉन्ग, बहुत दुरुस्त। आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, अनएक्सेप्टेबल। ही इज सीमिंग सैड, बिल्कुल गलत। ही सीम्स सैड, बिल्कुल दुरुस्त, ठीक है। फिर देखिए आप, शी इज़ हैविंग ए सेल फोन, शी इज़ हैविंग ए सेल फोन, दुरुस्त क्या होगा, शी हैज़ ए सेल फोन। However, the verbs listed above can be used in the continuous tense with a change of meaning, ठीक है। जब इनकी मीनिंग चेंज होगी उस सूरत में हम इनको एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आइडिया जो है वो आपको जहन में ये रखना है कि जिस वक्त ये एक्शन वर्ब यूज़ होंगे उस टाइम हम इन सभी वर्ड्स जो हमने अभी ऊपर देखे इनके साथ हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस वक्त ये नॉन एक्शन वर्ब यूज़ होगा उस टाइम हम इनको इनका एक फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए आप, शी इज़ टेस्टिंग द सूप टू सी इफ़ इट नीड्स मोर सॉल्ट, शी इज़ टेस्टिंग द सूप, तो टेस्ट यहाँ पर एक्शन वर्ब यूज़ हुआ क्योंकि एक तरीके के एक्शन जो है वो या स्पीकर के जहन में चल रही है। शी इज़ टेस्टिंग द सूप टू सी इफ़ इट नीड्स मोर सॉल्ट, ठीक है, अगर इसको ज़्यादा सॉल्ट की ज़रूरत है उस सूरत में, ठीक है। शी इज़ टेस्टिंग द सूप, लिहाजा वो टेस्ट कर रहा है किसका, सूप का। तो ये सेंटेंस जो होगा ये आप दुरुस्त बन गया, ये इसमें आप वो दिक्कत नहीं रही। ये नहीं कर सकते हम शी, हम ऐसे यूज़ करेंगे शी टेस्टेड द सूप टू सी इफ़ इट नीड्स मोर सॉल्ट, नहीं, ये दुरुस्त नहीं होगा स्ट्रक्चर। ऐसे देखिए, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया, यानी वो सोच रहा है कहाँ जाने का, मलेशिया जाने का। लेकिन उसका जब वो सोच रहा है तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर थिंकिंग यूज़ हुआ है, ये बुनियादी तौर एक्शन वर्ब यूज़ हुआ है। जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग माई हेयर स्टाइल, या आई एम थिंकिंग टू चेंज माई हेयर स्टाइल। थिंकिंग जो यूज़ होगा ये कमर्शियल पर्पज के लिए यूज़ होगा, इस वजह से जिसको हम इसको देखेंगे आई एम थिंकिंग टू गो टू मलेशिया, तो थिंकिंग का जो लफ्ज़ है ये यूज़ हुआ एज एक्शन वर्ब यहाँ पर, इस वजह से परमिसिबल है, ठीक है। तो तभी हमने यहाँ पे करेक्ट किया इसको, थिंक ऑफ, कंसीडर द आइडिया ऑफ, राइट।
जिसको तो आप ये यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर दे आर हैविंग लंच। आइडिया ये होता है हैव का यहाँ पे मान ये होगा खाने के मुतरादिफ होगा। जैसे हैव को हमने ईट लिखा, दे आर हैविंग लंच, दे आर ईटिंग लंच इन अदर वर्ड्स, तो ये परमिजिबल होगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट पे हमने कुछ ये वर्ड्स देखे, ये वाले वर्ड्स जो हमने नोट 2 में देखे, इनके साथ हम इंग का इस्तेमाल नहीं करते। इनके साथ इंग का इस्तेमाल सिर्फ उसी सूरत में होगा जब ये वर्ब्स एज एक्शन वर्ब यूज़ होंगे। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई एम लिविंग यू हियर, I will meet you in the next lesson. There we will try to understand further parameters of present continuous versus present simple. ठीक है, वहाँ पे हम इनको देखने की कोशिश करेंगे। I will frame an exercise for you. You will go through that exercise and I believe you will do it, on your own without any problem. अब अगर कहीं पर प्रॉब्लम होती भी है, you can talk to me, you can write to me, you can have, you know आप मुझे लिख भी सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट, राइट। ओके, आई एम लीविंग यू नाउ, गॉड ब्लेस यू।